नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एपिसोड नंबर 6 है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। बिना समय खराब किए सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। तो कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है? एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट में मिक्स कर दूं तो वो कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कॉपर +2 कन्वर्ट हुआ है कॉपर में, और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। और कॉपर का रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि अगर अरेंजमेंट करने के लिए कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो इन सब में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होता है, तो मैग्नीशियम। उसके बाद दूसरा जो रिडक्शन पोटेंशियल सेकंड नंबर पे जिसका कम होता है वो एल्युमिनियम है। थर्ड नंबर पे जिसका कम होता है वो जिंक है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इन सब में सबसे ज्यादा है, इसलिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट की देखेंगे तो इसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा सोल्यूशन में से। तो इसको ये सारे के सारे डिस्प्लेस कर सकते हैं। आयरन को ये सारे डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिंक को ये दोनों डिस्प्लेस कर सकते हैं, एल्युमिनियम को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे थे, कह रखा था अरेंज इन रिड्यूसिंग पावर, यानी कि इन एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करने की शक्ति कितनी है। तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए अपने आप को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, यानी कि इनके खुद के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने चाहिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। आप अगर देखें तो ये दे रखा है आपको, ये पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जब आप इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस के 2.93 हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस के 0.8 हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस के 0.79 हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस के 2.37 हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में हो जाएगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो स्वयं को ऑक्सीडाइज करेगा ज्यादा, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा ज्यादा। तो सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा प्लस के 2.93, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। उसके तुरंत बाद देखेंगे तो मैग्नीशियम का दिखाई देगा प्लस के 2.37। उसके तुरंत बाद देखेंगे तो क्रोमियम का दिखाई देगा प्लस के 0.74। बाकी लोगों के तो नेगेटिव ही है। तो अरेंजमेंट आ जाएगा के ग्रेटर देन mg ग्रेटर देन cr ग्रेटर देन मर्करी ग्रेटर देन ag। क्वेश्चन नंबर 3, डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें ये रिएक्शन हो रही हो। रिएक्शन को ध्यान से अगर देखेंगे तो जिंक का यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। सिल्वर रिडक्शन का मतलब कैथोड पर अपने को सिल्वर रखना है और एनोड पर अपने को जिंक रखना है। तो ये बैटरी ऐसे बनेगी। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो आपके पास होने वाला है ये Ag होने वाला है, ये सोल्यूशन यहां पर Ag आयन का होने वाला है। और शायद पेन दिख नहीं रहा होगा, पेन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको ठहरी दोबारा देखते हैं। तो ये होगा यहाँ पर सिल्वर, इधर यहाँ पर Ag आयन होंगे। इसको अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जिंक होना चाहिए, इधर जिंक आयन होने चाहिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक से बन रहा है Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। एनोड बोलते हैं उसे जहां पर ऑक्सीडेशन होता हो, कैथोड उसे बोलते हैं जहां पर रिडक्शन होता हो। तो Ag++ इलेक्ट्रॉन से Ag बन रहा है। एनोड यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, गैल्वेनिक सेल की खासियत होती है। कैथोड यहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे करके यहां पर चल रहा होगा। तो उन्होंने पूछे थे कि कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, करंट कैरियर्स कौन है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस यहां पर लिख दी गई हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और आपसे बोल रखा ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी एंड केसी। अब आपको यहां पर ई स्टैंडर्ड की वैल्यूज उन्होंने नहीं दे रखी हैं, तो ई स्टैंडर्ड की वैल्यूज के लिए आपको यूज करनी है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल्स की, तो आप एनसीईआरटी के उस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल करके और एनसीईआरटी के अंदर से रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल का प्रयोग करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं किस टेबल की बात हो रही है, हालांकि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको वो टेबल दिखा रखी है। ये है टेबल नंबर 3.1, ये टेबल नंबर 3.1 है। इस टेबल नंबर 3.1 का आपने प्रयोग करना और यहां से रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू आपने निकाल ली। तो मैंने लिख दिया यहां पर जिन जिन की बात की थी। उससे वाली रिएक्शन में देखिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम का रिडक्शन। इसका मतलब कैडमियम बनेगा कैथोड और क्रोमियम बनेगा एनोड। तो जब आप इसको लेंगे तो यहां पर हेयर वी आर, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। मैंने कहां से निकाला है? मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाला है।
ये रिडक्शन पोटेंशियल कहां से निकाला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाला, लिख रखा है फ्रॉम ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ई सेल निकाल लीजिए, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड किसका बनाया होगा? चूंकि कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है तो कैडमियम का कैथोड है, तो कैडमियम का पोटेंशियल ये रहा माइनस के 0.4 माइनस ब्रैकेट में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का यहां पर रख दिया। रखने के बाद डेल्टा जी की वैल्यू मेरे पास ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस के एन एफ ई। अब एन कितने होंगे वो चेक कर लीजिए। आप कोई सी भी एनोड कैथोड में से कोई सी एक रिएक्शन पकड़ लीजिए, आपको डेल्टा जी समझ में आ जाएगा। आप इसी को देख लीजिए, 2Cr इससे बन रहा है 2Cr प्लस 3, तो 6 का चेंज आया यहां पर। यहां से देख लीजिए 3 2 जा 6 प्लस का 6 है, इधर 0 हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो चाहे आप एनोड पे देखें 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, कैथोड पे देखें 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो एन की वैल्यू रहने वाली है यहां पर 6 इंटू 96500। ई नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, इसमें डाल लिया, सॉल्व कर लिया, माइनस के 196.86 किलो जूल आ गया। केसी कैसे निकालते हैं? केसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर लॉग केसी का फॉर्मूला होता है एन ई नॉट अपॉन 0.0591। एन की वैल्यू वही 6 है, ई नॉट की वैल्यू 0.34 अभी हमने ऊपर निकाली थी 0.0591। केसी निकालोगे एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ दिस आंसर आ गया 3.17 10 टू द पावर 34। और एग्जैक्टली यही चीज हम नीचे करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर तो Ag प्लस से बन रहा है Ag, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, और Fe+2 से बन रहा है Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो चेंज आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक आने वाला है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, Fe+2 से Fe+3, इसकी वैल्यू टेबल से निकाल लेंगे तो Fe3 Fe+2 की वैल्यू 0.77 वोल्ट है। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 होता है, बना लीजिए। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। रिडक्शन वहां पर सिल्वर का हो रहा था तो सिल्वर कैथोड है, आयरन एनोड है, रखा यहां पर 0.03 आया। डेल्टा जी निकालने के लिए माइनस के एन एफ ही रखा, एन की वैल्यू 1 थी, एफ की वैल्यू 96500, ई रख दिया यहां पर, इतने जूल, किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड 2.895 किलो जूल आ गया। अगेन लॉग केसी निकालें तो लॉग केसी होता है एन ई नॉट अपॉन 0.0591। यहां पर एन भी पता है, ई नॉट भी पता है, 0.0591 सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 0.5074। केसी निकालेंगे, एंटी लॉग ऑफ दिस लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ गई 3.22। सिंपल सा सवाल था। राइट द नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो नस्ट इक्वेशन लिखनी है। देखो यहां पर ये आपके पास एनोड है, Mg का ऑक्सीडेशन चल रहा है, कॉपर का रिडक्शन चल रहा है। पहले तो रिएक्शन लिख ली, Mg गिव्स Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2+2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कॉपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 2 आएंगे। नेट रिएक्शन लिख दी। क्यू कैसे लिखते थे? ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये, पर ये कॉपर और मैग्नीशियम तो सॉलिड है, तो सॉलिड की एक्टिव मास तो अपन 1 लेते हैं, तो Mg+2 कॉपर +2 की कंसिडरेशन रखेंगे, Mg+2 की 0.001 और इसकी 0.0001, ये रख दिया यहाँ पर। 10 माइनस की थी, माइनस के 4.1 आ गया। ई सेल निकाल लीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब उन्होंने Mg के और कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी ने नहीं दे रखे हैं। उनका कहना ही है कि आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां से उस डेटा को उठा लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैंने डेटा उठा लिया, 0.34 यानी कि कॉपर का 0.34 मालूम है, मैग्नीशियम का होता है माइनस के 2.37 रख दिया यहाँ पर, 2.71 आ गया। बस अब नस्ट इक्वेशन में प्लेस कर दिया। नस्ट इक्वेशन क्या होती है? नस्ट इक्वेशन होती है E इक्वल टू ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्यू, ये होता है E इक्वल टू ई सेल। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ई सेल, डेटा थोड़ा जल्दी डाल दिया। E इक्वल टू ई सेल, E इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल रख लिया यहाँ पर। ई स्टैंडर्ड 2.71 है, एन की वैल्यू 2 ऊपर बताई दी थी, लॉग क्यू, क्यू निकाला था 0.1, सॉल्व करके आंसर आ गया। दूसरे वाले के लिए कर सकते हैं, अगेन ऐसी रिएक्शन लिखी गई, एक बार देख लेते हैं क्या है वहां पर। तो सेकंड में ये रहा, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe से Fe+2 बन रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, HN से बन रहा है H2। और देखो यहाँ पर प्रेशर 1 बार दे रखा है, यहाँ पे 1 बार दे रखा है, यहाँ 1 बार दे रखा है, 1 बार दे रखा है। अमूमन गैसेस के प्रेशर 1 बार दे दिए जाते हैं। आप कुछ एक सवाल ऐसे भी देखेंगे जहां पर गैस के प्रेशर नहीं दिए रहते हैं, तो अगर गिवन नहीं है तो उसको फिर 1 बार मान करके, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर मान करके ही सॉल्व करना चाहिए, कोई तरीका हमारे पास बचता नहीं है। तो Fe गिव्स Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा गया। HN से बन रहा है H2, तो HN से बना दिया H2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे 2 आएंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, फाइनल इक्वेशन ये आ गई। Q बराबर, देखो अब ये H2 का प्रेशर 1 atm दे रखा है, तो 1 atm दे रखा है तो लेने की आवश्यकता नहीं है। Fe सॉलिड है, सॉलिड को अपन वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं, तो फिर क्या बचा? Fe और HN का स्क्वायर, तो Fe और HN का स्क्वायर। Fe का वैल्यू दे रखा है, HN की 1 दे रखी है, सॉल्व करा तो 10 टू द पावर माइनस के 3 हमारे पास वैल्यू आ गई। दिस इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 3, थोड़ा साफ लिख देते हैं, 10 टू द पावर माइनस के 3 वैल्यू आ गई। अब जैसे करे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ई सेल निकालेंगे, ई सेल होगा ई कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पर हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हुई है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0,
और जो आयरन का जो पोटेंशियल है वो होता है 0.44 माइनस में रख दिया यहां पर, सॉल्व करा 0.44 आ गया। ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस की 0.0591 अपॉन ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन लॉग क्यू, यहां पर भी मुझे एन कर देना चाहिए, एन लॉग क्यू। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू मेरे पास 2 है, लॉग क्यू की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर माइनस की 3, सॉल्व करा ये आ गया। तीसरा दे रखा है यहाँ पर, उसको देख लीजिए, थर्ड में टिन प्लस 2 बन रहा है। टिन का अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है, कोरोजन में पढ़ते भी हैं, तो वो 0.14 होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के 0.14, और ये अपना वही हाइड्रोजन चल रहा है, तो बिल्कुल जैसे आयरन के साथ करा वैसे काम टिन के लिए कर लेंगे, एग्जैक्टली वही रिएक्शन, वही एन की वैल्यू 2, वही क्यू निकालना, यहाँ पर आयरन अपॉन एच एन स्क्वायर, यहाँ पर टिन अपॉन एच एन स्क्वायर। फर्क कहाँ पर आएगा, बस यहाँ पर जो कैथोड है ये यहाँ पे 0 रखा था, यहाँ पर भी 0 रखा। आपको पता है आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 होता है, इसका 0.14, ये आपको टेबल से उठाना है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टेबल है, एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह करते चले जाना है। जैसे यहां परफॉर्म किया एग्जैक्टली वैसे यहां पर भी वैल्यू रख करके नस्ट इक्वेशन में रख करके सॉल्व करके अपन यहां से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू आप यहां पर डाल देंगे। लास्ट दे रखा है यहां पर, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड ले रखा है, प्लेटिनोमीटर ले रखा है पीपीटी, उसके ऊपर ब्रोमीन के अंदर डुबा रखा है और उसमें Br नेगेटिव आयन है, ठीक है। इधर H आयन 0.03 इसकी मोलरिटी दे रखी है और H2 1 बार पीटी के साथ दे रखा है। इधर प्लेट दोनों तरफ आप देखें तो प्लेटिनोमीटर यूज किया, उधर ब्रोमीन यूज किया, इधर यहां पर हाइड्रोजन यूज किया है। अब क्या करेंगे आप, पहले रिएक्शन लिख करके देखिए। तो ब्रोमीन चूंकि इस तरफ लिख रखा है तो ब्रोमीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ब्रोमीन से। कायदे में बैटरी ऐसी बननी चाहिए थी जिस बैटरी के अंदर ब्रोमीन का होना चाहिए था रिडक्शन और हाइड्रोजन का होना चाहिए था ऑक्सीडेशन। तो एक तरीके से देखा जाए ये बैटरी उल्टी बना दी गई है और ये बैटरी काम नहीं करेगी कायदे में। इस बैटरी का ईएमएफ नेगेटिव आना चाहिए। आप इसे देखिए, एक्चुअली इस वाले इलेक्ट्रोड को यहां पर होना चाहिए था और हाइड्रोजन को वहां पर होना चाहिए था। आप इसको यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर ब्रोमीन का आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ा, हाइड्रोजन का रिडक्शन। नेट रिएक्शन आपके पास ये आ गई, n बराबर 2 है और ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है। यहां पर अगर आप इसे देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहां पर जब आप रखोगे ई स्टैंडर्ड सेल बराबर ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, तो यहां पर हाइड्रोजन का रखा 0, क्योंकि कैथोड पर हाइड्रोजन बना रखा है आपने। ये देखो रिडक्शन चल रहा है कैथोड पर, ये कैथोड पर रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैथोड पर है, ये कैथोड पर है, ये रिएक्शन एनोड पर है। तो जब आप करेंगे यहां पर तो आप इसका जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस के 1.08 वोल्ट आ रही है और इसकी वैल्यू माइनस के 1.08 वोल्ट। इस बात का प्रमाण है कि बैटरी पॉसिबल नहीं है, बैटरी स्पॉन्टेनियस नहीं है, बैटरी विल नॉट वर्क। खैर हमें तो सवाल निकालने के लिए कहा, उसका आंसर प्लस में आए या माइनस में आए। तो ई बराबर वही ई स्टैंडर्ड सेल माइनस की 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू रखी जाएगी 2, लॉग और क्यू रखा जाएगा। अब क्यू कैसे निकलेगा, देखो इसका क्यू देखो, ये दोनों यहाँ पर इनके एक्टिव मास 1 होंगे, हाइड्रोजन का 1 दे रखा है, ब्रोमीन का प्योर ब्रोमीन जो है यहाँ पर Br2 लिक्विड दे रखा है। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की जानकारी भी होनी चाहिए, एक बार दिखा देता हूं। को देखो ये रहा Br2 लिक्विड दे रखा है। और जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का एक्टिव मास अपन 1 लेते हैं, तो शुद्ध Br2 का एक्टिव मास अपन 1 लेंगे, चूंकि दिया तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, 1 लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का एक्टिव मास चूंकि 1 लेते हैं तो यहाँ पर वही करना पड़ा, इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर Br का स्क्वायर। एच की कंसंट्रेशन 0.01, Br की रखी थी 0.03 रख दिया, यहाँ पर एक्सप्रेशन में रखा, वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस के 1.288 वोल्ट। वो माइनस में आनी ही थी क्योंकि बैटरी उल्टी बनाई हुई थी, एनोड पे होना चाहिए था कायदे में हाइड्रोजन को और कैथोड पे होना चाहिए था ब्रोमीन को, लेकिन आपने उल्टे बनाए हुए थे, इसलिए आपका सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आना लाजमी था। आगे चलेंगे। इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस, बटन सेल वॉचेस के अंदर यूज होता है, उस बटन सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी और ई नॉट निकालने का हुआ है। आप अगर एनसीईआरटी के इन सवालों को अच्छे से देखेंगे तो एनसीईआरटी ने कहीं पर भी आपको ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू नहीं दी है। तो ई स्टैंडर्ड की वैल्यू आपको एक्चुअली लिटरेचर वैल्यू आपको डायरेक्ट उठानी पड़ेगी टेबल की सहायता से और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बस यही कुछ खासियत है, बाकी तो सवाल सामान्य है। तो पहले छठा सवाल देख लेते हैं। तो जेडन की जो वैल्यू होती है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 0.76 होता है और ये जो रिएक्शन है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.344 वोल्ट होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये लिटरेचर वैल्यू कायदे में वैसे एनसीईआरटी को देनी चाहिए, इन्होंने यहाँ पर नहीं दे रखी है और
अगर टेबल में भी ढूंढोगे तो टेबल में भी आपको वैल्यू मिलेगी, तो आपको दूसरा और कहीं से गूगल से इसका डेटा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। आगे कुछ रह नहीं गया। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर आप देखेंगे तो वहां पर कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो कैथोड पर आपके यहाँ पर सिल्वर है, एनोड पर आपके यहाँ पर जिंक है, दोनों को रखा है यहाँ पर। ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू 1.104 वोल्ट आ गई। आगे डेल्टा जी बराबर माइनस के NFE। रिएक्शन से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो 2 × F × E रखा, आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आपको मिल गया। यहाँ पर इतने जूल आ जाएगा, या इतने किलो जूल में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और आते हैं इधर 3.7 पर। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करना है और वेरिएशन विद कंसंट्रेशन बताना है क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं, कंडक्टिविटी सबको देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलते हैं। कापा बराबर CL/A होता है। अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। इससे पहले भी जब वीडियो बनाई है उसके अंदर आपको इसको डिफाइन कर रखा है। ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें दोनों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं ऐसे करके। ये कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पर सोल्यूशन भर के कंडक्टेंस नापते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस ये L है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो अगर यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ पर 1 और 1 रखने से कापा बराबर C किया जाएगा। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन such a conductivity cell where distance between electrode is 1 centimeter and cross sectional area is 1 centimeter square। एक ऐसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर भरे हुए सोल्यूशन के समस्त आयन की कंडक्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच की इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसे बोलेंगे अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब जरा सोचिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब अंदर जो सोल्यूशन भरा हुआ है उसका वॉल्यूम तो फिर 1 मिलीलीटर हो गया। भाई एरिया इंटू लेंथ करोगे, एरिया भी 1 है, लेंथ भी 1 है, तो वॉल्यूम 1 ml आ गया। तो उसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मिलीलीटर सोल्यूशन में जितने आयन मौजूद होते हैं उनकी कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों पे ही वो डाइल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि डाइल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डाइल्यूशन पे क्या प्रभाव होता है, इससे पहले वाले वीडियो में इंटेक्स के क्वेश्चन में उसको कराया जा चुका है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट को पानी में घोल दीजिए और उनकी कंडक्टेंस नाप लीजिए, जितनी भी वो आती है उसको बोलते हैं पर मोलर कंडक्टेंस। लिख रखा है इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूट को पानी में घोल दीजिए, कंडक्टेंस नाप लीजिए, मोलर कंडक्टेंस आ जाती है। एक्सप्रेशन होता है ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका यूनिट रहता है, डिफाइन करने के लिए कहा गया था। अब डिफाइन कैसे करता है, डाइल्यूशन का इफेक्ट पूछ रखा था मोलर कंडक्टेंस पे। हाल तो आप टेक्स्ट में सारा पढ़ लेते हैं, हल्का से एक बार सुन लेते हैं क्या हुआ था। यहां पर लगता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट AB ले रखा है, ये AN और B नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है। ये C1 माइनस अल्फा C ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको लगाना आता है कि इसकी कंजर्वेशन इनटू इसकी अपॉन इसकी रख दिया यहाँ पर। फिर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत वीक होता है, बहुत मुश्किल से टूटता है। अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी आती है, बहुत छोटी वैल्यू आने का मतलब 1 माइनस अल्फा की जगह अपन 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ इसकी जगह 1 लिख देंगे तो C∝² आ जाता है। कंसंट्रेशन वॉल्यूम की उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होती है, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर। या यूं समझ लीजिए कि जब मैं पानी ऐड करता हूं तो कंसंट्रेशन कम होती है, तो कंसंट्रेशन का वॉल्यूम के साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तो यहाँ पर C की जगह पर 1/V लिख दिया जाता है। अल्फा निकालोगे तो √kV आता है। और क्या सीखते हैं यहाँ पर सीखते ये हैं कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेंगे। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटना। तो आप पानी डालते रहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता चला जाएगा। जितना ज्यादा पानी डालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा ब्रेक होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आयंस में ब्रेक होगा उतने ज्यादा आयंस देगा, जितने ज्यादा आयंस देगा उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। अब पानी डालते जा रहे हैं, अल्फा 10% से बढ़कर 20% हो गया। पानी और डाला, वो 20 से बढ़कर के 40% हो गया। पानी और डाला, वो 50% हो गया। पानी और डाला, 70% हो गया। पानी और डाला, 90% हो गया। पानी और डाला, 100% हो गया। अब 100% से ऊपर तो डिसोशिएट नहीं हो सकता ना, जितना डिसोशिएट होना तो हो गया, यानी कि मैक्सिमम आयन डेवलप हो गए। तो जो मैक्सिमम आयन डेवलप हो गए तो उस वक्त मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी मैक्सिमम आएगी। उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि मोलर कंडक्टेंस की लिमिट आ गई है। तो लिख रखा है ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, देयरफॉर डेल m
मोलर कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दोगे किसी को तो कंसंट्रेशन तो जीरो हो ही जाएगी ना, पानी डालते रहिए, थोड़ी देर में कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी इसकी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन पर अल्फा इसका होता है 100%, और जब इसका अल्फा 100% रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में पूरा टूटा हुआ होगा, लिख रखा है यहाँ पर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुका है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अल्फा का रिलेशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, अल्फा का रिलेशन आता है डेल एम अपॉन डेल एम जीरो। अब इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ भी यही बता रहा है आपको, ग्राफ ये बता रहा है कि आप डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस दिशा में कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इस दिशा में तो डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा भाई, वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम होती है। अब आप देखिए पहले इतना डाइल्यूशन था तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ये थी, अब आपने डाइल्यूशन और बढ़ाया, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और बढ़ गई, आपने डाइल्यूशन और बढ़ाया, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और बढ़ गई, आपने डाइल्यूशन और बढ़ाया, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और बढ़ गई। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, यानी कि पानी ऐड करते जा रहे हो, अल्फा बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रही है। रिलेशन रहता है ये डेल एम बराबर डेल एम जीरो माइनस के ए रूट सी। आप खुद देख सकते हैं, जब मैं इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दूंगा, बहुत डाइल्यूट कर दूंगा, खूब पानी डाल दूंगा, तो कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो उस पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ जाएगी, जो इक्वेशन आपको बता रही है। 11वां सवाल, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m एसिटिक एसिड इज 7.896 10 to the minus के 5 है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डेल एम जीरो फॉर एसिटिक एसिड अगर इतना दे रखा हो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए बताना है। एकदम सामान्य सा सवाल है, तो सामान्य सवाल है, तो ये रहा यहाँ पर 3.11 मोलरिटी दे रखी है इतनी, कापा दे रखा है इतना, हमको फॉर्मूला पता है डेल एम बराबर होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, तो कापा की वैल्यू दे रखी है 1000, तो की जगह 1000 ही रखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। डेल एम इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, हमारे पास फॉर्मूला होता है। कापा की वैल्यू रख दी, 1000 की जगह 1000 रख दिया, मोलरिटी की जगह मोलरिटी रख दिया, सॉल्व करा, ये वैल्यू आगे निकल करके। अल्फा पूछा था, अल्फा डेल एम अपॉन डेल एम इन्फिनिटी होता है, डेल एम आप निकाल चुके हो, डेल एम इन्फिनिटी 390.5 सवाल में दे रखी है, उसको यहाँ पर रखा, ये वैल्यू निकल करके आ गई अल्फा की। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं ये कि आप इसे ऐसे करके पूरा अगर ठीक से लिखेंगे तो ओस्वाल्ड एडिशन लॉ लगाएंगे तो एसिटिक एसिड ऐसे ब्रेक होगा CH3CO नेगेटिव और HN में, तो उधर वही C1 माइनस अल्फा C अल्फा के ए बराबर ये अपॉन ये रख दिया हमने, यहाँ पर कट आ गया। अब अल्फा को नेग्लेक्ट मारना है कि नहीं मारना वो देखना पड़ेगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू आपके पास देखें तो 8.4 10 to the power minus 2 है, रख लिया हमने यहाँ पर। ये यहाँ पर 0.00241 कंसंट्रेशन थी, अल्फा की वैल्यू 0.084 का स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.084। आप चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ से निकल करके नहीं आने वाली है, बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है। सॉल्व करा तो 1.85 10 to the power minus 5 यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। अब कुछ छोटे पुटर सवाल दे रखे हैं, ये सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं, तो ये क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो इनमें से अगर आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, ये पूछा जा सकता है, ये नीट में जेई मीन्स के मतलब का है, इसको पूछ सकते हैं लोग बात, बाकी तो सब सिंपल ही है। अब एल्युमिनियम आयन से एल्युमिनियम बन रहा है तो उसके लिए पूछ रहा है कितना यहाँ पर कितना चार्ज लगेगा, तो एल्युमिनियम आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है एल्युमिनियम, कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो 1 मोल पर चार्ज होता है 1 फैराडे, 3 मोल पर कितना चार्ज होगा 3 फैराडे, 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलम। अगेन कॉपर +2 से बन रहा है कॉपर, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कॉपर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 मोल का मतलब होता है 2 फैराडे यानी कि 2 × 96500। आगे दे रखा है MnO4 नेगेटिव से Mn+2, तो MnO4 नेगेटिव से Mn+2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Mn की तो आएगी +7, यहाँ पर मैंगनीज की +2 है, तो 7 और 2 में डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो 7 - 2 5 का आया, यानी कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, 5 मोल का मतलब 5 × 96500 करेंगे तो इतने कूलम आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 5 फैराडे के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये रहा यहाँ पर आपको बताना है। अब आप एक चीज देखिए, फैराडे होता क्या है, I × T तो होता है कूलम्ब, और I × T को अगर आप 96500 से डिवाइड कर दो तो फैराडे आ जाते हैं, क्योंकि 1 फैराडे 96500 कूलम्ब का होता है। मैं इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाला हूं, देखो मेरे को रिएक्शन तो बोल रखी है, कैल्शियम आयन बनाना है कैल्शियम +2 से, तो कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कैल्शियम,
इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का निकालिए, तो आपको पता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का आ रहा है, तो 40/2 करेंगे 20 आएगा। 40/2 चूंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 की आ रही है, ये होता ही है, एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 20। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, देखो मैं करने जा रहा हूं W बराबर EIT/96500, जो हमारे पास फैराडेज लॉ को लगा दिया फर्स्ट लॉ को, और IT/96500 ही फैराडे होता है, तो इंटू ई इंटू फैराडे कर दिया। वेट मुझे सवाल में दे रखा था 20, मैं यहां से फैराडे निकालूंगा, फैराडे जाएगा W/E के, फैराडे बराबर आ गया W/E। वेट दे रखा था 20 और इक्विवेलेंट वेट भी मेरे पास है 20, वेट दे रखा था 20 और इक्विवेलेंट वेट भी मेरे पास है 20, यानी कि इसमें 1 फैराडे चार्ज खर्च होने वाला है। अगले में पूछ रखा था 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है Al2O3 से। अब अगर आप Al2O3 में देखो तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, रिएक्शन क्या होने वाली है, ध्यान रखना 40 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है, रिएक्शन क्या होने वाली है, एल्यूमिनियम आयन +3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम बनेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालिए एल्यूमिनियम का, कितना हो जाएगा, मोलर मास एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 27 अपन डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, 9 आ गया यहाँ पर। अगेन वही W बराबर EIT/96500, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फैराडे। फैराडे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा E, यहां पर आएगा E। फैराडे क्या होगा, फैराडे हो जाएगा हमारे पास W/E, तो W 40 ग्राम कहा था सवाल में, 40 ग्राम W बनाना है। इक्विवेलेंट वेट पे भी आपने निकाला 9, तो 40/9 कर लेंगे, 4.4 फैराडे आ जाएगा। अब इधर देख लीजिए 3.14, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O से O2 बनाना है। पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं पानी का, बड़ी कॉमन रिएक्शन है, H2O से बन रहा है O2 प्लस हाफ O2 बनेगा, हाफ O2 प्लस 2HN प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने फैराडे पास हुए, 2 फैराडे। तो आपसे बोला था 1 मोल पानी को अगर इलेक्ट्रोलाइज करा के O2 बनाना है तो कितना फैराडे करंट चाहिए, तो 1 मोल पानी को इलेक्ट्रोलाइज कराने के लिए 2 फैराडे करंट फ्लो होगा। 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500, यानी कि इतने कूलम चार्ज लगेगा। अगले में पूछा था 1 मोल FeO को Fe2O3 में तब्दील करना है। अगर आप इसको देखेंगे तो FeO को देखेंगे तो इस पर Fe का +2 चार्ज है, और Fe2O3 को देखेंगे तो इस पर Fe का +3 चार्ज है, यानी कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो कितने की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान 1 मोल चार्ज का फ्लो हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आया, 1 मोल चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी कि 96500 कूलम लगने वाला है। ये रहा यहां पर, ये दिखा रखा है, FeO से बन रहा है Fe +3, यहां पर Fe पे +2 चार्ज है, इधर देखेंगे तो इधर Fe पे +3 चार्ज है। चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, लिख रखा फ्रॉम FeO फ्रॉम Fe2O3। चेंज कितने का आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा, लगा दिया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3 - 2 यानी कि 1, 1 फैराडे चार्ज यहां पर लगेगा, यानी कि 96500 कूलम चार्ज यहां पर खर्च होने वाला है। 3.15, ये बहुत सिंपल सवाल था। निकल नाइट्रेट दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है निकल के ऊपर +2 चार्ज होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस मारेंगे तो निकल +2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है निकल। निकल का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 58.7। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो 2 का चेंज आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 29.35 ग्राम आपके पास इसका इक्विवेलेंट वेट निकल करके आ गया, इतने ग्राम। अब आपसे पूछा था कि आपको बताना कितना निकल डिपॉजिट हुआ होगा, फैराडेज इक्वेशन W बराबर EIT/96500, E मैंने निकाल चुका हूं 29.35, I 5 एम्पियर दे रखा है सवाल में, 20 मिनट दे रखा है, हमको उस टाइम को यूज करना होता है सेकंड में, तो 20 × 60 96500 सॉल्व करेंगे तो W आ जाएगा 1.825 ग्राम। अब यहां पर 3 सेल दे रखे हैं ABC, और एक में जिंक सल्फेट भरा है, एक में सिल्वर नाइट्रेट, एक में कॉपर सल्फेट, और इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब समझते हैं आप, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रहा, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रहा, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये रहा, और ये सब आप आपस में आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो सीरीज में कनेक्ट करने से एक चीज होती है कि तीनों की तीनों सेल्स के अंदर सेम टाइम तक सेम करंट पास होगी, यानी कि I × T की वैल्यू उन तीनों के अंदर सेम रहने वाली है। बस इसी बात का मैं फायदा उठाने वाला हूं। तो I × T की वैल्यू सेम रहने वाली है। कुछ लोग उसको फैराडेज के सेकंड लॉ से भी सॉल्व कर लेते हैं, पर आप फैराडेज के फर्स्ट लॉ से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। Ag के लिए लिखिए पहले, Ag++ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Ag, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, सिल्वर का मोलर मास होता है 108, चूंकि चेंज 1 का आया तो डिवाइडेड बाय 1 करोगे, 108 आ गया। अब आगे आप करोगे तो W बराबर EIT/96500, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ 1.45 ग्राम, तो ये रहा 1.45, इक्विवेलेंट वेट इसका 108, IT/96500। यहां से आप IT निकाल करके बाकी सब जगहों में प्लेस कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। अब जिंक के लिए कर लीजिए,
जिंक के अंदर रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो जिंक के अंदर रिएक्शन होगी, ये उल्टी रिएक्शन लिख दी गई, इसको ठीक कर लेते हैं। जिंक के अंदर रिडक्शन होगा तो जिंक के अंदर रिएक्शन होगी Zn+2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है जिंक। तो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का आया, 2 का आया। तो जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा आपको। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो W बराबर ये रहा पर इक्विवेलेंट वेट 65.3 जिंक का मोलर मास है, डिवाइडेड बाय 2 32.65 ग्राम आ गया। अब वही अगेन W बराबर E80/96500, आपसे पूछा है उतनी ही करंट से कितना जिंक डिपॉजिट होगा, तो W जिंक इक्वल टू E की वैल्यू मेरे पास 32.65, IT ये रहा 96500। अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए, इस वाली इक्वेशन को अगर इसके साथ डिवाइड मार दोगे IT 9650 कट जाएंगे सारे के सारे, वेट निकल करके आ जाएगा 0.438 ग्राम। सेम चीज आप यहां पर भी कर सकते हैं। कॉपर में पूछा था कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर डिपॉजिट होने के लिए पहले तो आपने रिएक्शन लिख ली, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, यहां पर भी 2 का चेंज आ रहा है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इतने ग्राम 31.75 ग्राम, ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आ गया। अगेन W बराबर EIT/96500, W में से पूछा हुआ कितना कॉपर निकालना है, इक्विवेलेंट वेट 31.75, IT/9650, ये IT वही है जो तीनों में एक साथ बहा है, क्योंकि तीनों के तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा था। तो आप इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड मार दीजिए, IT 96500 यहां पर भी है, IT 96500 यहां पर भी है, जैसे डिवाइड मारेंगे कॉपर का वेट आ जाएगा 0.426 ग्राम। यहां पर पूछ रखा है एनसीईआरटी ने कि आपको जो टेबल दे रखी है वहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उठाइए और इनके बीच में रिएक्शन लिख करके देखिए और रिएक्शन लिख करके बताइए कि रिएक्शन क्या फीजिबल है। तो कैसे पता चलेगा, अपन रिडॉक्स रिएक्शन लिख लेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के बाद टेबल पे जाएंगे, वहां से रिडक्शन पोटेंशियल्स उठाएंगे और उनके ई सेल बना के देखेंगे। अगर उनके ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब जो आपने बैटरी बनाई है वो एक स्पॉन्टेनियस बैटरी है, फिजिबल बैटरी है, वो बैटरी काम करेगी। और अगर ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो उसका मतलब आपकी बैटरी काम नहीं करने वाली है। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले I नेगेटिव Fe+3 दिया। अब देखो Fe+3 का अब और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स अपना रिडक्शन ही करेगा, और I नेगेटिव का अब और रिडक्शन नहीं हो सकता। आपको पता है I2 नेगेटिव नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, I2 नेगेटिव नाम की तो कोई चीज होती नहीं है कि हम I2 नेगेटिव कर दें, और Fe+4 नाम की भी कोई चीज नहीं होती। तो एक बात तो तय है कि आयरन को अपने आप को रिड्यूस करना पड़ेगा और आयोडीन को अपने आप को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आयोडीन को हमने किया ऑक्सीडाइज और आयरन को किया हमने रिड्यूस। तो आपको अगर आपने इसको रिड्यूस किया तो आप समझ रहे होंगे इसका क्या बनने वाला है, इसका बनने वाला है कैथोड, और आयरन का क्या बनने वाला है यहाँ पर, इसका बनने वाला है यहाँ पर एनोड। तो वही किया हमने, कैथोड बनने से एनोड। आयरन में से आयोडीन का पोटेंशियल घटा दीजिए, आयरन में से आयोडीन का पोटेंशियल आपने घटाया, वैल्यू आ गई 0.23 वोल्ट, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है, फीजिबल है। दूसरा बता रखा था Ag+ और कॉपर, तो Ag+ और कॉपर की रिएक्शन तो ऐसे लिख सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर का रिडक्शन होने का मतलब सिल्वर बना हुआ है कैथोड, तो यहाँ पर कैथोड आपको पता है सिल्वर का पोटेंशियल 0.79 या 0.80 के अराउंड होता है, कॉपर का 0.34, दोनों को घटाया, वैल्यू आई पॉजिटिव, यानी कि ये फिजिबल है, ये सेल भी काम कर जाएगा। अब यहां पर बता रखा था आपको Br नेगेटिव और Fe+3। अब आपको पता है Fe+3 का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो Fe+3 को अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा और Br नेगेटिव को अपने आप को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये वाला केस इसके साथ मैच कर गया पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो रिएक्शन लिखी हम लोगों ने, रिएक्शन लिखी, इसका ई स्टैंडर्ड सेल निकाला, वही 0.77 जो लिखा था वही 0.77 यहां लिखा। यहां पर वैल्यू 0.54 थी, इसकी वैल्यू 1.08 है। सॉल्व किया, माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में आने का मतलब ये बैटरी काम नहीं करेगी, ये रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इस बात को ठीक से समझ गए होंगे। तो अभी आप देखेंगे ठीक है, अब देखेंगे हम Ag और Fe+3 की। तो Ag Fe+3 की मैंने रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन लिखी गई। अब इसका ई स्टैंडर्ड सेल निकालिए। आयरन का यहां पर हो रहा है रिडक्शन, सिल्वर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.77 इस्तेमाल करा, माइनस के 0.80, सॉल्व करा, माइनस के 0.03 वोल्ट आ रहा है, जो कि गलत है और ये संभव नहीं है यहां पर इस रिएक्शन का होना। आगे आप जाएंगे, एक मिनट, ये रिएक्शन थोड़ा सा इसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगा, यहां पर आयरन का
रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू जो हमने ऊपर यूज की थी, अगेन वही 0.77 यहाँ पे हमने यूज की है। सिल्वर की वैल्यू हमको मालूम है 0.80 होती है, मैंने यहाँ पर डाली है, सॉल्व किया, माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी कि नॉट पॉसिबल है। लास्ट दे रखा था आपको Br2 और Fe+2, तो Br2 Fe+2 में हम रिएक्शन करेंगे, तो ये रहा Fe+2, इसको करा हमने ऑक्सीडाइज, Br2 को करा हमने रिड्यूस, ई स्टैंडर्ड सेल निकाला, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पर आपके पास ब्रोमीन जाने वाला, ये वही ब्रोमीन है जिस ब्रोमीन को अभी हमने यहाँ पर यूज किया 1.08 वैल्यू लेकर के, वही वैल्यू ली है। यहाँ पर आयरन की वैल्यू डाली है, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 0.7, यानी कि इसी का उल्टा रिजल्ट आ गया, माइनस में आया था प्लस में आया था, उल्टी रिएक्शन अगर आप देख रहे होंगे, ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी फिजिबल। ये क्वेश्चन 11th और 12th दोनों क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। 11th क्लास में ये रिडॉक्स चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को दे रखा है। जब भी हम कभी किसी मेटल के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं और उसमें उसी के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं आप, और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय अगर आप कॉपर के ही इलेक्ट्रोड डाल दें, तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और वहां पर एनोड और कैथोड पर सेम रिएक्शन होती है। यहाँ पर एनोड लिख रखा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करेंगे, और जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ये इररिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते, तो सोल्यूशन के जो आयंस हैं उन्हीं को काम करना होता है। एक चीज आप और यहाँ पर ध्यान रखें, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है आप लोगों के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें। ऐसे आयंस जिन पे ऑक्सीजन नहीं है, जैसे Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, है ना, और आपका साइनाइड, इस तरह के आयन जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, उन आयंस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स पानी से ज्यादा होते हैं। और जो एनायंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, इस टाइप के, फॉस्फेट, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी से भी कम होते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर माना कभी Cl नेगेटिव और पानी का कंपटीशन हुआ, तो ऑक्सीडाइज जो होगा वो Cl नेगेटिव होगा। अगर Cl नेगेटिव और पानी का कभी कंपटीशन हुआ, तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो Cl नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर कभी कंपटीशन हुआ पानी में और सल्फेट में, तो पानी ऑक्सीडाइज होगा। अगर कभी कंपटीशन हुआ पानी में और नाइट्रेट में, तो पानी ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्रेट नहीं जाएगा, क्योंकि नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी से कम होते हैं, यानी कि पानी और इनमें हमेशा पानी ऑक्सीडाइज होगा। इनकी अगर आप बात करें तो Cl नेगेटिव और पानी, Br नेगेटिव पानी, अगर इनमें कंपेरिजन करेंगे तो पानी का नहीं, इन आयंस का ऑक्सीडेशन होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आप इसको देखते चले जाइए। तो सबसे पहला केस, ये तो आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस था, क्योंकि यहां पर आपको सिल्वर नाइट्रेट दे रखा था और सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड दे रखे थे। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस है। कैथोड पर सिल्वर का ही रिडक्शन होगा और एनोड पर सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा, जब सेम इलेक्ट्रोड्स ये रहते हैं तो। लेकिन अगर आप यहां पर अब चेंज कर देंगे, ये देखो यहां पर इसी का हमने यहाँ पर ये पहले वाले का रिएक्शन ये आ रही है, एनोड पर उसी का ऑक्सीडेशन कर रखा है, कैथोड पर उसी का रिडक्शन कर रखा है। लेकिन जब आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लोगे तो आपके पास Ag आयन होगा। Ag आयन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, पानी से ज्यादा होता है मेटल्स में, तो Ag ही रिड्यूस होगा। अब एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर दो चीजें रहने वाली है। कौन कौन रहने वाला है? एक नाइट्रेट आयन रहने वाला है, एनोड पर रहने वाला है एक नाइट्रेट आयन, और एक रहने वाला है पानी। तो नाइट्रेट आयन पानी में से हमने आपको बताया था पानी का ऑक्सीडेशन होगा, तो पानी का ऑक्सीडेशन करा लिया। अब हमने डाइल्यूट H2SO4 का कराया। डाइल्यूट H2SO4 का कराओगे तो H2SO4 ब्रेक होगा H आयन और HSO4 नेगेटिव में। कैथोड पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैथोड में H आयन जाएंगे, H आयन भाई गए, रिड्यूस हो गए। अब एनोड पे आप देखेंगे तो आपके पास अगेन वही केस आ गया, आपके पास ये वाला नेगेटिव आयन है और एक पानी है। आपको बता रखा जितने भी ऑक्सीजनेटेड नेगेटिव आयंस रहते हैं उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी से कम रहते हैं। इनमें जब भी कंपटीशन होगा तो पानी का ही नंबर आएगा, तो पानी यहां पर ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा ये। अगला आपको दे रखा था यहां पर एक्वस CuCl2। तो एक्वस CuCl2 मतलब कॉपर आयन और क्लोराइड आयन होंगे। तो कैथोड पर तो कॉपर का ही नंबर आ जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा कॉपर। अब एनोड की अगर आप बात करोगे तो फिर वही ऐसे नेगेटिव आयन जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर उनका और पानी का कंपटीशन हो जाए
तो ऐसे नेगेटिव आयन ही ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो इन नेगेटिव आयन से कम रहता है। तो 2Cl नेगेटिव से बन जाएगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो अगर जहां तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सवाल है तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चन JEE या नीट के मतलब के, तो अमूमन सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े सामान्य से क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर इनमें से कुछ छांटा जाए तो ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत कुछ बन सकता है। काफी सारे लोगों का ये वाला सेक्शन जो है वीक रहता है स्टूडेंट्स का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर काम का है वो एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा काम का है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अति सामान्य क्वेश्चन हैं जो कि आराम से बन सकते हैं। इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो इंटेक्स के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बेहतरीन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसके अंदर हम आपके साथ बात करेंगे काइनेटिक्स की। नमस्कार।